अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का थर्ड पार्ट जो है ट्रायल्स, उसको इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब ये जो ट्रायल है इसका मतलब क्या होता है? अदालती कार्रवाई, मतलब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा था, ठीक है, उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया, अब मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अब मैजिस्ट्रेट उसके ऊपर क्या करेगा? अदालती कार्रवाई करेगा, ठीक है। अदालती कार्रवाई में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम इसके सेक्शंस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ट्रायल का मतलब क्या होता है जी? अदालती कार्रवाई, ये आपने याद रखना है। अब ये ट्रायल के जो सेक्शंस हैं 241 से लेकर 265N तक हैं जी। उसके बाद चैप्टर 20 ट्रायल ऑफ केसेस बाय मैजिस्ट्रेट, इसका जो सेक्शन 241 है वो प्रोसीजर इन ट्रायल ऑफ केसेस के बारे में है। मैजिस्ट्रेट शैल फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस चैप्टर वाइल ट्राइंग केसेस। वो ये बताता है कि जो मैजिस्ट्रेट है उसने वो प्रोसीजर फाइल करना है अदालती कार्रवाई करने के लिए जो इस चैप्टर के अंदर, इन सेक्शंस के अंदर बताया गया है, ठीक है जी। तो पहला है जी 241A, सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड। सबसे पहले जिस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा है, जिस बंदे के ऊपर जो है वो आपने कार्रवाई करनी है, जो ऑफेंडर है, उसको आपने क्या करना है? स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हैं वो उसको सप्लाई करने, उसको प्रोवाइड करने हैं। अब वो कैसे है देखते हैं। इन केसेस बेस्ड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, अगर केसेस जो है वो पुलिस रिपोर्ट के तहत किए गए, मतलब है उसका कोई किसी बंदे के खिलाफ एप्लीकेशन नहीं दी थी बल्कि पुलिस ने एक्शन लिया है। एक्सेप्ट समरी ट्रायल्स आर ऑफेंसेस पनिशेबल विद फाइन। उन केसेस के अलावा जो समरी ट्रायल्स में जाते हैं, मतलब समरी ट्रायल क्या है? जो इमीडिएटली ट्रायल्स किए जाते हैं, जल्दी जल्दी अदालती कार्रवाइयाँ की जाती हैं, उनको भी अभी हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। और ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सज़ा जो है वो सिर्फ फ़ाइन होती है या इम्प्रिजनमेंट होती है सिर्फ 6 महीने के लिए, उन केसेस के अलावा द अक्यूज मस्ट बी गिवन द फ्री कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ऑल विटनेसेस। जितने भी गवाह हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो जो लिखी हुई हैं उनकी कॉपीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 और 164 के तहत ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई थी। जिस बंदे के ख़िलाफ़ ये स्टेटमेंट्स हैं उसको इसकी कॉपी फराहम कर दी जाएगी, ठीक है जी। स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल विटनेसेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन, अच्छा ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद है इंस्पेक्शन नोट प्रिपेयर्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। कोई भी इंस्पेक्शन नोट है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जाके इंस्पेक्शन की है, आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन की है और उसने कोई नोट दिया है, वो आर हिज फर्स्ट विजिट टू द प्लेस ऑफ ऑकरेंस, और जो भी किसी जगह जिस पे ऑफेंस किस जगह पे हुआ था वहाँ पे जो उसने नोट तैयार किया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, वो भी उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। These copies must be given to the accused at least 7 days before the trial begins. तो 7 दिन पहले क्या किया जाएगा? जब ट्रायल अदालती कार्रवाई शुरू होनी है, उसका पहला काम क्या है कि सबसे पहले जो जितने भी विटनेसेस हैं, उसके खिलाफ गवाह हैं, उनकी स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो एक रिपोर्ट तैयार की है उस जगह पर जाए, वकूआ पर जाके वो भी उसको 7 दिन पहले प्रेजेंट कर दी जाएगी, उसको सेंड कर दी जाएगी इन तमाम चीज़ों की कॉपीज़। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी नोट इफ़ एनी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 इज सच दैट डिस्क्लोजिंग इट वुड बी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिससे पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच सकता है, दैट पार्ट में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉपी गिवन टू द एक्यूज्ड। अब वो पार्ट जो है उसको स्किप कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, वो उसको एक्सक्लूड उस पार्ट को, उस स्टेटमेंट को एक्यूज को नहीं दिया जाएगा, ठीक है जी। इन केसेस फाइल्ड थ्रू अ रिटन कंप्लेंट, ये तो केसेस थे जो पुलिस रिपोर्ट के थे। अगर कोई केस ऐसा आता है जो कंप्लेन के थ्रू आता है, मतलब किसी ऑफेंडर के खिलाफ किसी ने कंप्लेन की हुई थी, अब क्या होगा? पुलिस के थ्रू आता है तो आपने क्या विटनेसेस, वो जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो सारी देनी है और 7 दिन पहले देनी है, ये सारा प्रोसेस है। अगर कोई बंदा कंप्लेन करता है किसी के खिलाफ तो फिर क्या होगा?
कंप्लेनेंट मस्ट, जिसने कंप्लेन की है वो क्या करेगा, इन हिज पिटिशन ऑफ कंप्लेंट, अपनी कंप्लेन के अंदर स्टेट द सब्सटेंस ऑफ अक्यूजेशन, के जो अक्यूजेशन हुई है उसका सब्सटेंस लिखेगा कि ये जो अक्यूज बंदा है इसने जो गलत काम किया है, जुर्म किया है, वो सारा कुछ लिखेगा। नेम्स ऑफ विटनेसेस, जो भी गवाह हैं उनके नाम लिखेगा। एंड लिस्ट ऑफ एविडेंस लाइकली टू बी प्रोड्यूस, और उसके बाद जो है वो एविडेंस जो वो प्रोड्यूस करेगा, बाद में देगा, उनकी एक समरी, एक छोटा सा लिस्ट जो है वो पेश करेगा। ठीक है जी। विद इन 3 days ऑफ द कोर्ट्स आर्डर, कोर्ट 3 दिन के अंदर उसको आर्डर करेगा कि 3 दिन के अंदर आपने ये पेश करना है। सेक्शन 204 जो है फॉर इशू ऑफ प्रोसेस टू द अक्यूज्ड। अब ये जो सेक्शन 204 है ये इशू है प्रोसेस टू द अक्यूज के, अक्यूज को जो चीज़ें दी जानी है उसके बारे में है। द कंप्लेनेंट मस्ट फाइल इन द कोर्ट, कंप्लेनेंट जो है वो कोर्ट में फाइल करेगा इनफ कॉपीज़ ऑफ द कंप्लेंट, इन सारी कंप्लेंट की, ये जो ऊपर हमने बताया नेम्स जिसके अंदर ये कंप्लेंट के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ होगा, उसकी इनफ कॉपीज़ जो है वो जितनी चाहिए होंगी कोर्ट को प्रोवाइड करेगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द कंप्लेन, अब ये जो कंप्लेन उसने की है उसके 3 दिन के अंदर अंदर उसने ये सारा कुछ प्रोवाइड करना है कोर्ट को। कोई भी अदर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द कंप्लेंट, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो कंप्लेन के साथ ज़रूरी है वो भी देगा कोर्ट को। सो दैट ईच अक्यूज्ड पर्सन कैन बी सप्लाइड अ कॉपी, कि जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगा है फिर वो कोर्ट जो है वो उसको वो कॉपीज़ जो है वो सेंड कर देगा, वो जो कंप्लेन है उसकी कॉपीज़। इसमें क्या एक्सेप्शन है, दिस डज नॉट अप्लाई इफ़ द कंप्लेंट इज़ मेड बाई अ कोर्ट आर द पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग ऑफिशियली। अगर पब्लिक सर्वेंट या कोई कोर्ट है वो अगर कंप्लेन करता है तो फिर ये रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ये किसके लिए है, कंप्लेनेंट के लिए है जो पब्लिक सर्वेंट ना हो, उसने कॉपीज़ वगैरह और ये सारा कुछ प्रोवाइड करना है। उसके बाद अगली बात है जी 242 आता है सेक्शन चार्ज। चार्ज कहते हैं फ़र्द जुर्म को या इल्ज़ाम को, ठीक है, जो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा है, फ़र्द जुर्म लगी है, टू बी फ्रेम्ड, वो कैसे फ्रेम की जाएगी। अब ये देखते हैं। व्हेन द अक्यूज्ड अपीयर्स, जब अक्यूज्ड जिस पे इल्ज़ाम लगा है वो आ जाता है, आर इज सॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट, या उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। द मैजिस्ट्रेट शैल फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज रिलेटिंग टू द ऑफेंस। अब मैजिस्ट्रेट सबसे पहले काम क्या करेगा कि एक फ़र्द जुर्म उसके ऊपर ऑफेंस के रिलेटेड जो होगी वो उसके ऊपर लगा देगा। द अक्यूज्ड शैल देन बी आस्क्ड, उसके बाद अक्यूज से पूछा जाएगा वेदर ही एडमिट्स कमिटिंग द ऑफेंस, क्या वो इस बात को मानता है कि उसने ये जुर्म किया है, विद विच ही इज़ चार्ज, जिस जो उसके ऊपर फ़र्द जुर्म लगाई गई है, क्या वो उसको मानता है कि उसने ये जुर्म किया है या नहीं, ये उससे पूछा जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है जी कन्विक्शन ऑन एडमिशन ऑफ ट्रुथ ऑफ एक्यूजेशन। इफ़ द अक्यूज्ड एडमिट द ऑफेंस, अगर वो अक्यूज्ड आगे से कहता है जी हाँ मैंने ये जुर्म किया है, देन फिर क्या होगा, हिज एडमिशन मस्ट बी रिकॉर्डेड, उसकी एडमिशन जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाएगी कि इसने जुर्म मान लिया है, इन हिज ऑन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल, उसी के अल्फाज में जितना पॉसिबल हो सकेगा उसको क्या कर लिया जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, उसने जो जुर्म मान लिया है उसको। इफ़ ही शोज़ नो सिग्निफिकेंट काज वाई ही शुड नॉट बी कन्विक्टेड, अगर वो कोई उसके अंदर वजह नहीं बताता कि उसको क्या है मुजरिम ना ठहराया जाए, ठीक है, मतलब अगर वो कोई ऐसी वजह बताता है जिसके तहत उसको मुजरिम ना ठहराया जा सके, द मैजिस्ट्रेट में कन्विक्ट हिम ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिशन, तो उसके बाद क्या करेगा मैजिस्ट्रेट उसको सीधा सीधा जो है वो सज़ा दे देगा क्योंकि वो अपना जुर्म मान चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है 244 प्रोसीजर व्हेन नो सच एडमिशन इज़ मेड। अब उस मैजिस्ट्रेट ने उससे पूछा था, अगर एक तो है वो मान गया तो फिर तो मसला हल हो गया, अब अगर वो नहीं मानता फिर क्या होगा। इफ़ द अक्यूज डज नॉट एडमिट गिल्ट और इफ़ द मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट हिम ऑन एडमिशन, अगर अक्यूज जो है वो अपने गुनाह को मानता ही नहीं है, ठीक है, और अगर मैजिस्ट्रेट जो है वो उसके ऊपर फैसला भी नहीं देता उसके
जो एडमिशन है उसके मानने के ऊपर अगर मैजिस्ट्रेट फैसला नहीं देता, देन मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, हेयर द कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेन की है उसको सुनेगा, इफ़ देयर इज़ वन, एंड टेक ऑल द एविडेंस प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। तो इस पूरे मुकदमे के अंदर जितने भी एविडेंस चाहिए होंगे उन सारों को देखेगा, लेगा, हेयर द अक्यूज्ड, और उसके बाद जिस पे इल्ज़ाम लगा है उसको भी हेयर करेगा, ठीक है। जिसने इल्ज़ाम लगाया उसकी बातें भी सुनी जाएंगी, जिस पे इल्ज़ाम लगा है उसकी बातें भी सुनी जाएंगी, एंड टेक ऑल द एविडेंस प्रोड्यूस्ड इन हिज डिफेंस, ठीक है जी। कंप्लेनेंट अपने एविडेंस देगा, अपने सबूत देगा, और जो अक्यूज्ड है जिसके ऊपर ऑफेंस लगा हुआ है वो अपने सबूत और अपने एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद एक्सेप्शन की बात करते हैं। इफ़ द कंप्लेंट वाज मेड बाय द कोर्ट, अगर कंप्लेंट कोर्ट के थ्रू होती है, मतलब कोर्ट ने खुद कंप्लेन की थी किसी के खिलाफ, द मैजिस्ट्रेट इज़ नॉट बाउंड टू हेयर, तो फिर मैजिस्ट्रेट जो है वो नहीं सुनेगा। कोर्ट जो है वो क्या करता है, नहीं सुनता। कोर्ट अगर करता है किसी के ऊपर कंप्लेन तो फिर मैजिस्ट्रेट जो है उसकी हियरिंग नहीं करता। इफ़ एनी पर्सन एज कंप्लेनेंट, ठीक है, फिर क्या होगा कि मैजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को एज अ कंप्लेनेंट तो नहीं सुन सकता, क्योंकि कंप्लेनेंट तो है ही खुद कोर्ट, ठीक है जी। उसके बाद है जी, द मैजिस्ट्रेट मे ऑन एप्लीकेशन ऑफ आइदर द कंप्लेनेंट और द अक्यूज्ड। अब ये कंप्लेनेंट या अक्यूज्ड, इनमें से कोई भी बंदा मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकता है। कौन सी? इशू समन्स टू एनी विटनेस। अगर कोई बंदा एप्लीकेशन देता है कि मैं फ़लाँ विटनेस, उस गवाह को बुलाना चाहता हूँ, तो मैजिस्ट्रेट उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए क्या करेगा, समन्स बुलावे भेजेगा उन गवाहों को, रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट आर थिंग, और उनको कहेगा कि हाँ भाई आएँ और अपना प्रूफ जो है वो अपना डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ जो चाहिए है वो पेश करें। बिफोर समनिंग अ विटनेस, अब उस गवाह को सुनने से पहले, उसको बुलाने से पहले, ऑन सच एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के नतीजे में, द मैजिस्ट्रेट में रिक्वायर दैट, मैजिस्ट्रेट इस चीज़ की डिमांड कर सकता है, हिज रीज़नेबल एक्सपेंसेस फॉर अटेंडिंग द ट्रायल बी डिपॉजिटेड इन द कोर्ट। अब ये जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको पहले कोर्ट में जमा करवाने पड़ेंगे। उस जो आपने एक्सपेंसेस खर्च होने उस विटनेस की बात सुनने के लिए और दोबारा कोर्ट लगेगा, वो सारे एक्सपेंसेस कोर्ट के अंदर डिपॉजिट होंगे ट्रायल के लिए जिसने भी एप्लीकेशन दी होगी। एक्सेप्शन इसमें क्या है, इफ़ द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड विद एन ऑफेंस पनिशेबल बाय द इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 6 मंथ, अगर कोई ऐसा अक्यूज्ड है जिसको चार्ज लगा है, इल्ज़ाम जो फ़र्द उसके ऊपर आयद हुई है, इल्ज़ाम लगा है, वो 6 महीने से ज़्यादा उसकी सज़ा है, ठीक है, ही डज़ नॉट नीड अ डिपॉजिट सच एक्सपेंसेस, तो उसको फिर ये एक्सपेंसेस भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सेक्शन 244A की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 164, अ विटनेसेस स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164, पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड, ठीक है जी। ये जो सेक्शन 164 है ये मैजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो इन्वेस्टिगेशन और कन्फेशंस जितनी भी होगी उनको रिकॉर्ड कर सकता है अक्यूज्ड की मौजूदगी में, मुजरिम की मौजूदगी में। मे एट द कोर्ट्स डिस्क्रिशन बी ट्रीटेड एज एविडेंस इन केस इफ़, इसको जो है एविडेंस के तौर पे लिया जाएगा। द स्टेटमेंट वॉज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, अगर कोई विटनेस जो स्टेटमेंट देता है वो अक्यूज्ड की प्रेजेंस के अंदर देता है तो उसको एज अ एविडेंस लिया जाएगा। द अक्यूज्ड हैड नोटिस ऑफ इट, अक्यूज ने इसको नोटिस कर लिया है, एंड वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, अब जो विटनेस की बात है उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, ठीक है। अक्यूज्ड उसने बात सुन ली है, अब वो उसके ऊपर कोई जवाब देना चाहता है तो नोट करके दे सकता है। एंड द विटनेस इज़ प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड इन द कोर्ट, और उसके बाद जो विटनेस है वो कोर्ट में लाया जाएगा, उसको एग्जामिन किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा, सारा कुछ उसके साथ प्रोसेस होगा। सच एविडेंस विल बी सब्जेक्ट टू द कानून शहादत 1984, तो 1984 का कानून शहादत गवाही का कानून जो है उसके मुताबिक ये एविडेंस जो है वो कलेक्ट होगा, जो खुद किसी बंदे ने आके जो है वो देना है, विटनेस ने आके। उसके बाद है जी इक्विटल,
इक्विटल बेकसूर करार देना, इक्विटल का मतलब क्या है जी, बेकसूर करार देना, ये सेक्शन है 245। इफ़ आफ्टर एविडेंस एंड एग्जामिनेशन, अगर एविडेंस और एग्जामिनेशन के बाद मैजिस्ट्रेट फाइंड्स दैट द अक्यूज्ड नॉट गिल्टी, के अक्यूज जो है वो क्या है कि उस कसूरवार नहीं है, ही शैल रिकॉर्ड एन आर्डर ऑफ इक्विटल, वो एक आर्डर पेश करेगा इक्विटल का, उसको जो है वो आज़ाद करने का, बेकसूर करार देने का आर्डर पेश हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर कन्विक्शन होती है, इफ़ अक्यूज्ड इज़ फाउंड गिल्टी, अगर अक्यूज जो है वो गुनाहगार साबित हो जाता है, मैजिस्ट्रेट शैल पास सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ, फिर मैजिस्ट्रेट जो है वो लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसके ऊपर सज़ा लागू कर देगा जो उसकी बनती हुई उस ऑफेंस के मुताबिक। ठीक है जी। अनलेस प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 349 CRPC रेफरिंग केस टू हायर अथॉरिटी। ठीक है जी। अगर कोई बंदा जो है वो 349 जो सेक्शन है इसको यूज़ करते हुए केस जो है वो हायर अथॉरिटी में पेश नहीं करना, मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने हाई कोर्ट में अपील या उससे ऊपर वाले किसी कोर्ट में अपील ना करनी हो तो। उसके बाद चलते हैं जी प्रोसीजर इन केसेस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शंस। इफ़ द अक्यूज्ड इज़ चार्ज्ड, अगर अक्यूज्ड के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है, ठीक है, कोई मुकदमा आया हुआ है विद द प्रीवियस कन्विक्शन अंडर सेक्शन 221, इफ़ द अक्यूज्ड डिनाइज इट, कि उसने कोई पहले उसके ऊपर कोई जो है वो जुर्म आयद हुआ था, प्रीवियस कन्विक्शन उसकी जो पहले उसके ऊपर जुर्म साबित हुआ है, उसके लिए उसको चार्ज किया जाता है। इफ़ द अक्यूज्ड डिनाइज, मैजिस्ट्रेट में टेक एविडेंस ऑफ प्रायर कन्विक्शन आफ्टर कन्विक्टिंग हिम अंडर सेक्शन 243 प्ली और 245 ट्रायल। ठीक है जी। उसने फिर क्या है कि एविडेंस पेश करना है। मैजिस्ट्रेट मस्ट देन रिकॉर्ड अ फाइंडिंग ऑन द प्रायर कन्विक्शन, जो प्रायर कन्विक्शन है, पहले जो उसके ऊपर जुर्म साबित हुआ है उसकी जो है वो रिकॉर्ड जो है वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, उसकी फाइंडिंग से देखेगा कि क्या हुआ था पहले। नॉन अपेयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट, अब इसने कंप्लेन की है, अगर वो ना आना चाहे तो फिर क्या होगा। इफ़ अ समन्स केस इज स्टार्टेड ऑन अ कंप्लेंट, अगर किसी ने कंप्लेन की थी और अब केस स्टार्ट हो गया है, एंड ऑन हियरिंग डेट आर एनी एडजॉर्न डेट, हियरिंग डेट या कोई भी अगर मौखर की गई तारीख पर द कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर, कंप्लेनेंट अगर नहीं आता, जिसने कंप्लेन की थी वो खुद ही नहीं आ रहा, देन द मैजिस्ट्रेट शैल एक्विट द एक्यूज्ड, तो फिर मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो उस मुजरिम को क्या करेगा, एक्विट कर देगा, उसको बेकसूर करार दे देगा। उसके बाद अनलेस द मैजिस्ट्रेट फॉर सम रीज़न थिंक्स इट प्रॉपर टू एडजॉर्न द केस टू अनदर डेट, अगर मैजिस्ट्रेट ये चाहे तो, अगर फॉर एग्जांपल एक तारीख पे बंदा नहीं आया या दूसरी तारीख पे भी नहीं आया, अगर मैजिस्ट्रेट ये समझता है कि इस केस को और थोड़ा सा अगली डेट दे दी जाए ताकि इसका जो है वो फेयर जो है वो फैसला हो सके, तो वो कर सकता है। फर्स्ट कंडीशन है इफ़ द कंप्लेनेंट इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, अगर कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट था, कोई मुलाजिम था सरकारी, एंड हिज पर्सनल अटेंडेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और उसकी पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी नहीं थी, द मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस कंटिन्यू विद हिज अटेंडेंस एंड प्रोसीड विद द केस। अब वो मैजिस्ट्रेट जो है वो अपनी अटेंडेंस के तौर पे क्या कर सकता है, उस केस को प्रोसीड कर सकता है। सेकंड कंडीशन क्या है, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई इफ़ द ऑफेंस चार्ज्ड इज़ कॉग्निजेबल, कि अगर जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है, ठीक है, अगर ऑफेंस कोई बड़ी शदीद नौइयत का है तो फिर उस बंदे को सिर्फ इस बुनियाद पर जो है वो छोड़ा नहीं जा सकता कि अगर उसका जो कंप्लेन जिसने की थी वो बंदा नहीं आया तो फिर ये नहीं कि ऑफेंस करने वाले को ही छोड़ देंगे। ठीक है जी। पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, ऐसा केस जिसके अंदर पुलिस जो है वारंट के बगैर कर सकती है अरेस्ट, तो ऐसे केस में उसको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा अगर गवाह नहीं कंप्लेन करने वाला नहीं आता। आर नॉन कंपाउंडेबल, ऐसा केस अ सीरियस क्राइम दैट कैन नॉट बी सेटल्ड आर विदड्रॉन प्राइवेटली बाय द इन्वॉल्व्ड पार्टीज, ऐसा केस नॉन कंपाउंडेबल करार दिया जाता है कि जिस केस को एक सीरियस केस होता है और जो
पार्टीज़ हैं उस केस को विदड्रॉ नहीं कर सकती। अगर वो केस लग गया है तो अब कोई भी पार्टी उस केस से वापस नहीं हट सकती जब तक कि फ़ैसला ना हो जाए। उस केस ने आगे चलना है, उस केस को पीछे नहीं, ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। उसके बाद है विदड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। एट एनी टाइम बिफोर पासिंग द फाइनल आर्डर इन अ केस, केस के अंदर पासिंग आर्डर जो है वो आर्डर पास होने से पहले, अंडर दिस चैप्टर इफ़ द कंप्लेनेंट सेटिस्फाइज द मैजिस्ट्रेट दैट देयर आर सफिशेंट ग्राउंड फॉर विदड्रॉल, अगर कंप्लेनेंट मैजिस्ट्रेट को इस बात पे मना लेता है कि वो इस केस से विदड्रॉ करना चाहता है, वापस हटना चाहता है, उसकी कुछ वजूहात उसको बताता है और वो सेटिस्फाई हो जाता है, फॉर द विदड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट में परमिट हिम टू विदड्रॉ, मैजिस्ट्रेट उसको इजाज़त दे सकता है कि ठीक है आप विदड्रॉ कर दें, एंड देयर अपॉन एक्विट द एक्यूज्ड, और उसके बाद जो अक्यूज्ड है उसको क्या कर दिया जाता है जी, जो है वो बेकसूर करार दे दिया जाता है। उसके बाद है जी पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स व्हेन नो कंप्लेंट इन केस नॉट स्टार्टेड ऑन अ कंप्लेंट, ऐसे केसेस जो कंप्लेंट पे स्टार्ट नहीं हुए, किसी जो बंदे ने है वो कंप्लेंट नहीं की, फॉर एग्जांपल पुलिस रिपोर्ट केसेस, कि पुलिस डायरेक्ट जिसके अंदर रिपोर्ट करती है। अ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और एनी अदर मैजिस्ट्रेट विद द सैंक्शन ऑफ द सेशन जज, सेशन जज की इजाज़त से फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या फिर कोई और मैजिस्ट्रेट जो है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो है वो तो ख़ुद भी कर सकता है, अगर सेकंड क्लास या थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट है वो सेशन जज की इजाज़त लेगा। मे एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स की किसी भी स्टेज पर स्टॉप द प्रोसीडिंग विदाउट गिविंग अ जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन, वो उस प्रोसीडिंग को रोक सकता है कोई भी बेगुनाही या गुनाहगार किसी को करार दिए बगैर, एंड रिलीज द अक्यूज, और वो अक्यूज को रिलीज़ भी कर सकता है। कंडीशन इसके अंदर क्या है, द मैजिस्ट्रेट मस्ट रिगार्ड हिज रीजंस, अब मैजिस्ट्रेट को अपनी रीजंस, उसकी वजूहात, उसको छोड़ने की और प्रोसीडिंग को स्टॉप करने की वो लिखनी पड़ेंगी, रीजंस लिखनी पड़ेंगी फॉर स्टॉपिंग द प्रोसीडिंग्स। पावर टू मैजिस्ट्रेट टू एक्विट अक्यूज्ड एट एनी स्टेज, अब मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है, एट एनी स्टेज ऑफ द केस द मैजिस्ट्रेट में एक्विट, एक्विट द है का मतलब है जी बेगुनाह करार देना, द अक्यूज्ड, अक्यूज को किसी भी स्टेज पर बेगुनाह करार दे सकता है। ही हैज़ हर्ड बोथ द प्रोसिक्यूटर्स एंड द अक्यूज्ड, उसने प्रोसिक्यूटर और अक्यूज दोनों को सुन लिया है, वकीलों को और कंप्लेन करने वाले जिसको भी उसने सारी हेयरिंग करने के बाद, एंड द रिकॉर्ड्स ऑफ द रीज़न शोइंग दैट, और उसके बाद ये उसको पता चलता है द चार्ज इज़ ग्राउंडलेस, कि उसके ऊपर जो मुकदमा इल्ज़ाम लगा है वो ग्राउंडलेस है, उसकी कोई बेस नहीं है, और देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, और उस बंदे के ऊपर जो इल्ज़ाम लगने की, गुनाह साबित होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं, इम्कान नहीं है, तो वो फिर क्या कर सकता है, उसको जो है वो एक्विक्ट कर सकता है, बेगुनाह करार दे सकता है। उसके बाद आर्टिकल 250 है सेक्शन, फॉल्स फ्रीवलस एंड वेक्सेशियस एक्विजिशंस, फॉल्स होती हैं जी गलत, फेक, फ्रीवलस ऐसी एक्विजिशन जिससे कोर्ट का टाइम ज़ाया करना है, या वेक्सेशियस ऐसी एक्विजिशन, ऐसा इल्ज़ाम जिससे अगले बंदे को सिर्फ उसकी ज़िल्लत करनी हो या उसको नुकसान पहुंचाना हो, कोई उसके अंदर रियलिटी वगैरह ना हो। इफ़ अ केस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट एंड इन इक्विटल, अगर केस जो है वो बेगुनाही पर ख़त्म हो जाता है कि जो अक्यूज़ बंदा था उसको एक्विटल मिल गया है, वो बेगुनाह साबित हो गया है, एंड द मैजिस्ट्रेट बिलीव्स दैट द एक्विजिशन वाज फॉल्स, और मैजिस्ट्रेट देखता है कि ये तो केस ही फजूल किस्म का था, ये जो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था ये गलत था, फ्रेवुलस ये टाइम ज़ाया करने के लिए था, बेसलेस था, या वैक्सेशियस मेंट टू हरास, उस बंदे की ज़िल्लत के लिए, उसको हरास करने के लिए ये किया गया था। फिर क्या करेगा मैजिस्ट्रेट, ही मे ऑर्डर द कंप्लेनेंट इन्फॉर्मेंट टू शो काज, अब वो क्या करेगा मैजिस्ट्रेट कंप्लेन करने वाले को या फिर रिपोर्ट करने वाले को, इन्फॉर्मेशन देने वाले को एक शोकाज नोटिस जारी करेगा कि भाईजान आए और वजाहत दें वरना कार्रवाई होगी। वाई ही शुड नॉट पे कंपनसेशन टू द अक्यूज्ड, कि इतने दिन जो ये केस चला है ये अब तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने एक बेसलेस सा केस किया हुआ था,
तो तुम्हें अब क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन अदा करनी पड़ेगी। ठीक है जी। आफ्टर हेयरिंग हिम, उस बंदे को जिसको उसने क्या किया है जी, शोकाज नोटिस जारी किया है, उसको सुनेगा। मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर कंपनसेशन, मैजिस्ट्रेट कंपनसेशन का ऑर्डर देगा अप टू 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपये की कंपनसेशन है। फर्स्ट सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट 25,000 की कंपनसेशन का जो ऑर्डर दे सकता है। उसके बाद अप टू 2500 रुपये थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट जो है वो 2500 रुपये की कंपनसेशन का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है जी। आपने याद रखना है, फर्स्ट और सेकंड क्लास का मैजिस्ट्रेट 25,000 और थर्ड क्लास का जो है वो 2500। उसके बाद 2A है, कंपनसेशन इज रिकवरेबल लाइक लैंड रेवेन्यू। ठीक है जी। जैसे लैंड रेवेन्यू को हमने अंदर पढ़ा था कि कैसे लैंड रेवेन्यू को रिकवर किया जाता है, उसी तरह कंपनसेशन जो है वो भी रिकवर की जा सकती है। इफ़ पर्सन इज़ जेल्ड फॉर नॉन पेमेंट, अगर किसी पर्सन को नॉन पेमेंट पर उसने पेमेंट नहीं की और उसको जेल में भेज दिया गया, 2B है, सेक्शन 64 एंड 69 पाकिस्तान पिनल कोड रूल्स ऑन इम्प्रिजनमेंट इज डेल्ट ऑफ फाइन अप्लाई इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन अप्लाई। ठीक है जी। अगर कोई बंदा जो है वो पर्सन जेल्ड हो जाए पेमेंट ना करने की वजह से, तो उस पर कौन से सेक्शन लगते हैं, 68 और 69। उसके बाद पेइंग कंपनसेशन डज नॉट एग्जेम्प्ट कंप्लेनेंट फ्रॉम अदर सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब सिर्फ कंपनसेशन पे करने से उसकी जान जो है वो नहीं छूट जाएगी, उसने जो है वो क्या किया है, सिविल और क्रिमिनल जो है वो उसने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी है, उस पर लग गई है। बट एनी कंपनसेशन ऑलरेडी पेड विल बी एडजस्टेड इन अ सिविल सूट। लेकिन अगर कोई पहले ही कंपनसेशन पेड कर दी गई है तो उसको सिविल सूट, सिविल केस के अंदर जो है वो उसको एडजस्ट किया जा सकता है। राइट ऑफ अपील, अब ये जो जिसके बंदे के ऊपर कंपनसेशन लग गई है, अब वो क्या करे, उसके पास भी राइट है अपील का। अ कंप्लेनेंट इन्फॉर्मेंट कैन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कंपनसेशन इफ़ द ऑर्डर वाज मेड बाय द मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड और थर्ड क्लास। थर्ड क्लास और सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट ने अगर ऑर्डर पास किया है तो फिर वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। और द ऑर्डर वाज मेड बाय एन अदर मैजिस्ट्रेट बट द कंपनसेशन एक्सीड्स 50 रुपीज़। ठीक है जी। या फिर कोई और मैजिस्ट्रेट है और कंपनसेशन 50 रुपये से ज़्यादा है, तो फिर वो क्या कर सकता है जी, अपील भी कर सकता है। द अपील इज़ ट्रीटेड एज इफ़ द कंप्लेनेंट हैड बीन कन्विक्टेड इन अ ट्रायल। तो इस अपील को ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि जैसे कंप्लेन करने वाला जो है वो गुनाहगार साबित हो गया है उस ट्रायल के अंदर, उस जो मुकदमा चला था उसके अंदर। द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इज पुट ऑन होल्ड अंटिल अपील राइट्स आर ओवर। ये जो पेमेंट है कंपनसेशन की, ये उसने नहीं देनी जब तक कि उसकी जो अपील का राइट है वो ओवर नहीं हो जाता। ठीक है जी। इफ़ अपील इज़ पॉसिबल, अगर अपील पॉसिबल हो, कंपनसेशन नॉट पेड अनटिल अपील टाइम एक्सपायर्स, जब तक अपील का टाइम एक्सपायर नहीं होता कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। और इफ़ अपील इज़ फाइल्ड, अगर अपील हो गई है अनटिल इट इज़ डिसाइडेड, तो जब तक वो अपील डिसाइड नहीं होगी तब तक कंपनसेशन नहीं पे करनी। ठीक है। तो अपील करने का एक टाइम है, उस टाइम के अंदर अंदर भी कंपनसेशन पे नहीं की जाएगी और उस अपील के डिसीजन के आने तक भी कंपनसेशन पे करना ज़रूरी नहीं है। इफ़ नो अपील इज़ अलाउड, अगर अपील अलाउ ही नहीं है, द पेमेंट कैन नॉट बी मेड अंटिल 1 मंथ आफ्टर द ऑर्डर, तो फिर पेमेंट जो है वो 1 महीने के बाद ऑर्डर के जो है वो पे नहीं की जा सकती। ठीक है जी। उसके बाद है जी 250A स्पेशल समन्स इन केस ऑफ पैटी ऑफेंसेस। पैटी ऑफेंसेस कहते हैं छोटे मोटे केसेस जो होते हैं। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, अगर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट स्पेशली ऑथोराइज्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको ऑथोराइज करे, टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस दैट इज़ पनिशेबल ओनली विद फाइन, और वो ऐसे ऑफेंस जो कि सिर्फ फाइन के साथ पनिशेबल है, देन ही शैल एग्जेम्प्ट व्हेन ही रिकॉर्ड्स रीज़न, अदरवाइज इशू अ स्पेशल समन्स। ठीक है जी। वो क्या करेगा, समन्स बुलावे भेजेगा। दिस समन गिव्स द अक्यूज्ड 3 ऑप्शंस। अब ये जो बुलावा है ये अक्यूज़ को 3 ऑप्शन देता है। ऑप्शन 1 क्या है, अपीयर पर्सनली ऑन द स्पेसिफाइड डेट,
वो खुद आए, जो डेट उसको समन के अंदर स्पेसिफाई की गई है उस डेट पे उसने खुद अपेयर होना है। ऑप्शन 2 है अपेयर थ्रू एन एडवोकेट, या फिर अपना एडवोकेट लेके आए या एडवोकेट को अपेयर करवा दे, खुद बेशक ना आए। ऑप्शन 3 है इफ़ ही विशेस टू प्लीड गिल्टी, और अगर वो अपना गुनाह तस्लीम करना चाहता है विदाउट अपेयरिंग, वहाँ आए बगैर, ही मे सेंड अ रिटन प्ली, तो उसने लिख के क्या करना है, उस गुनाह को एक्सेप्ट करना है, रिटन प्ली ऑफ गिल्ट, एंड सेंड द फाइन अमाउंट स्पेसिफाइड इन द समन्स, और समन्स के अंदर जो अमाउंट स्पेसिफाई की गई है वो पैसे भी भेज दे, और अपना जो है वो जुर्म जो उसने मान लिया है वो भी लिख के भेज दे। बाई रजिस्टर्ड पोस्ट आर मैसेंजर, या अपने किसी मैसेंजर को भेज दे या फिर उसको पोस्ट करवा दे पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, ठीक है जी। अल्टरनेटिवली, इसके साथ ही इफ़ ही वांट्स हिज एडवोकेट टू अपेयर एंड प्लीड गिल्टी, अगर वो चाहे तो अपने एक एडवोकेट को भेज सकता है कि वो जाके बता दे कि वो उस बंदे ने जुर्म कबूल कर लिया है। ही मस्ट ऑथोराइज द एडवोकेट इन राइटिंग टू डू सो, वो अपने ऑथोराइज करेगा, उस एडवोकेट को लिख के देगा, एंड टू पे द फाइन ऑन हिज बिहाफ, और वो एडवोकेट उसके बिहाफ पे क्या करेगा, फ़ाइन पे कर देगा, ठीक है जी। उसके बाद एक नोट है, द फाइन अमाउंट इन सच समन्स must be between 25% and 50% of the maximum fine prescribed for the offense। तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट समन्स में होगी वो मस्ट बी बिटवीन 25% और 50% मैक्सिमम अमाउंट जो फ़ाइन की है जो बताई गई है एक ऑफेंस में, उसका 25 या 50% जो है वो समन में लिखा होगा, वो आपने पहले पे करना है, ठीक है जी। दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू, अब ये जो प्रोविजन है ये अप्लाई नहीं होती किस में, ऑफेंसेस अंडर द मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 1965, मोटर व्हीकल्स का ऑर्डिनेंस 1965 1965 वाला, आर एनी अदर लॉ दैट ऑलरेडी अलाउज एन अक्यूज टू बी कन्विक्टेड इन एब्सेंस ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी, या फिर कोई और लॉ जो कि अलाउ करता हो एक अक्यूज्ड को टू बी कन्विक्टेड, मतलब कि कसूरवार ठहराता है इन एब्सेंस ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी, अगर वो प्ली ऑफ गिल्टी नहीं देता, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 22वां चैप्टर है समरी ट्रायल्स। ये तो ट्रायल थे लंबे चौड़े, ठीक है, मुकदमा जो सारा चल रहा था इसका एक प्रोसेस था। अब समरी ट्रायल्स जो छोटे ट्रायल्स हैं जिनका फैसला जो है वो जल्दी आ सकता है, ये क्या होते हैं, द पावर टू ट्राई सुमेरली, सुमेरली का मतलब है जल्दी जो है वो मुकदमे को निपटाना। द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ में कंडक्ट समरी ट्रायल्स, समरी ट्रायल्स कौन कंडक्ट करवा सकते हैं, क्विक एंड सिंप्लीफाइड ट्रायल प्रोसीजर समरी ट्रायल कहलाता है। एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकता है, स्पेशली ऑथोराइज्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसको पावर किसने देनी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। एनी बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट विद पावर्स ऑफ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, या फिर कोई भी ऐसा बेंच है जिसके पास फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की पावर जिसको दी गई है, एंड स्पेशली इम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो एक बात तो ये पता चल गई कि समरी ट्रायल फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो है वो ऑथोराइज होता है किससे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, वो परफॉर्म कर सकता है, या फिर कोई बेंच है जिसकी पावर फर्स्ट ग्रेड मैजिस्ट्रेट के बराबर हैं और उसको एम्पावर किसने किया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, तो फिर भी वो क्या कंडक्ट करवा सकता है, समरी ट्रायल कर सकता है। तो ये बात तो एक पता चल गई कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होगा, ठीक है, या फिर बेंच होगा, वो भी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जितनी पावरें रखता होगा। और दूसरी बात ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की उसको जो है वो डायरेक्शंस आई होंगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको ये पावर देगी। उसके बाद है दे मे ट्राई द फॉलोइंग ऑफेंसेस। अब ये जो समरी ट्रायल है इसके अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस ट्राई किए जा सकते हैं, कौन कौन से मुकदमात चलाए जा सकते हैं। ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ, ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सज़ा जो है वो डेथ हो, वो ऑफेंसेस समरी नहीं हो सकते, उनको जल्दी निपटाना नहीं है, बल्कि डिटेल्स में उनके ऊपर जो है वो हेयरिंग होगी। ट्रांसपोर्टेशन आर इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 6 months, तो ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सज़ा डेथ हो
ट्रांसपोर्टेशन हो, मतलब उनको कहीं और पहुंचाना, या फिर 6 महीने से ज़्यादा उसकी कैद हो, ऐसे ट्रायल्स, ऐसे ऑफेंसेस का समरी ट्रायल नहीं हो सकता। ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद ऑफेंसेस अबाउट वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, नाप तोल के ऑफेंसेस जो हैं उनके ऊपर भी ऑफेंसेस जो हैं उनके ऊपर क्या समरी ट्रायल हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी हर्ट, किसी को हर्ट किया आपने तो उस पे सेक्शन लगता है 337A पाकिस्तान पीनल कोड का, और आपके ऊपर कौन सा ट्रायल डाला जाएगा, समरी ट्रायल। और उसके बाद चोरी है, चोरी सेक्शन जो है वो 379, 388, 381 PPC लगता है। इफ़ वैल्यू ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इज़ लेस देन 10,000, अगर जो आपने चोरी की है और वो चोरी की जो अमाउंट है 10,000 से कम है, तो फिर आप पे कौन सा ट्रायल आप पे अप्लाई किया जाएगा, समरी ट्रायल अप्लाई किया जा सकता है। डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन, नाजायज़ इस्तेमाल, ठीक है, ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी का आप नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू या उस नाजायज़ इस्तेमाल से आपने जो है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 10,000 से कम है, तो फिर भी आप पे समरी ट्रायल लग सकता है। ये आपने 10,000 याद रखना है कि समरी ट्रायल में 10,000 की जो है वो वैल्यू है। एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, या बेंच ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, इक्वल पावर्स, और तीसरी चीज़ जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से, और चौथी चीज़ ये 10,000 है, ठीक है जी। उसके बाद है जी रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, किसी से चोरी शुदा माल ले लेना और उसको फिर अपने पास रखना, ठीक है, इस पे सेक्शन 411 PPC की लगेगी, और उस चोरी शुदा माल की जो कीमत है वो 10,000 से कम है तो ये समरी ट्रायल होगा, वरना वो सिंपल ट्रायल जो पहले होता था जर्नल ट्रायल वो होगा। हेल्पिंग इन कंसीलिंग डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, अगर कोई बंदा किसी को चोरी शुदा प्रॉपर्टी जो है वो छुपाने में मदद करता है या उसको कहीं रखने पे मदद करता है, उस पे सेक्शन 414 PPC का लगेगा, और उसकी अगर वैल्यू 10,000 से कम है तो उस पे समरी ट्रायल होगा। उसके बाद है जी मिसचीफ, रॉन्गफुल डैमेज, ठीक है, जो गलती है, जो प्रॉब्लम है, उस पे सेक्शन लगेगा 427 PPC का, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हाउस ट्रेसपास, किसी के घर के अंदर घुस जाना ज़बरदस्ती, ठीक है, उसके ऊपर सेक्शन 448 PPC का लगेगा, एंड ऑफेंसेस अंडर 451, 453, 54, 56, 57 ये PPC के उसके ऊपर अप्लाई होंगे। इंसल्ट टू प्रोवोक ब्रीच एंड पीस, अगर कोई बंदा किसी की इंसल्ट कर देता है, किसी की बेइज्जती करता है, जिससे क्या हो गया कि जो पीस है, अमन है, उसके अंदर कोई खलल आ गया है, उस पर सेक्शन 504 PPC का लगेगा। और क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ठीक है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या है कि आप किसी के ऊपर दबाव डालते हैं, उस पे सेक्शन 506 PPC के लगेगा, और उसका भी समरी ट्रायल हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी पर्सोनेशन एट इलेक्शंस, तो ये जो पर्सोनेशन होता है ये क्या होता है, प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स टू वोट, इस पे PPC 171F लगेगा इसके ऊपर। असल में ये होता है कि वोटिंग के दौरान आप किसी का ID कार्ड लेके और वहाँ पे ख़ुद बन के और जाके वोट डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वोटिंग पे बंदे का जो है वो ख़ुद हाजिर होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अगर आप ऐसा कोई चाल मारते हैं तो आपके ऊपर जो PPC 171F लग जाएगा, और आपके ऊपर फिर समरी ट्रायल होगा और उसके बाद फ़ैसला सुनाया जाएगा। उसके बाद है जी अबेटमेंट, अबेटमेंट कहते हैं हेल्प करने को इन एनी ऑफ द अबव ऑफेंसेस, ये जो ऊपर सारे ऑफेंसेस छोटे छोटे सुनाए गए हैं, इनके ऊपर आप कोई किसी की मदद कर देते हैं, फिर भी समरी ट्रायल हो सकता है। अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द अबव ऑफेंसेस, अगर आप ये ऑफेंसेस करते नहीं हैं लेकिन करने की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, फिर भी आपके ऊपर केस होगा ऑफेंस का, और आप जो है वो समरी ट्रायल होगा। इफ़ अटेम्प्ट इटसेल्फ इज़ अ ऑफेंस, अगर अटेम्प्ट जो है वो ख़ुद भी ऑफेंस हो तो फिर भी आपके ऊपर ये ट्रायल लगता है। उसके बाद ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास, किसी का जो है वो
कैटल है उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेना। एक्ट 71 है जी, उसको समरी ट्रायल लग सकता है। इफ़ ड्यूरिंग अ समरी ट्रायल द मैजिस्ट्रेट बेंच फील्स दैट द केस इज़ टू सीरियस, अगर समरी ट्रायल के दौरान जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है या जो बेंच है जिसकी पावर्स फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के बराबर हैं, उनको ये लगता है कि ये मैटर बड़ा सीरियस किस्म का है, इसको समरी नहीं करना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए, और अनसूटेबल फॉर समरी प्रोसीजर, दे मस्ट रिकॉल विटनेसेस, वो जो गवाह हैं उनको दोबारा बुलाएंगे, ऑलरेडी एग्जामिन्ड एंड देन रीहियर द केस इन नॉर्मल रेगुलर वे एज पर द कोड, और उसको नॉर्मल जो है वो ट्रायल करार दे के उसको नॉर्मल हियरिंग उसकी करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 261, पावर टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट कहते हैं इख्तियार देना। बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद लेस पावर्स। अब ये देखते हैं क्या है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हाई कोर्ट से रिकमेंडेशन लेगी, मे गिव सर्टन पावर टू द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट, वो मैजिस्ट्रेट का जो बेंच है जिसकी पावर फर्स्ट क्लास के बराबर होगी मैजिस्ट्रेट के, उसको वो ख़ास किस्म की पावर्स दी जा सकती हैं, दैट नॉर्मली हैव ओनली सेकंड और थर्ड क्लास पावर्स। ठीक है जी, ये सेकंड और थर्ड क्लास पावर्स भी उसको बेंच को दी जा सकती हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, दे कैन बी गिवन द अथॉरिटी टू ट्राई केसेस सुमेरली। इसका मतलब ये है कि वो केसेस को जल्दी जल्दी जो है वो क्विक ट्रायल उनका कर सकते हैं, फॉर ऑल आर द अदर ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हर या जो भी केसेस ऊपर बताए गए हैं उनका ट्रायल करवा सकते हैं। ऑफेंसेस अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 277, 278, 9, 85, 86, 89, 290, 292, 293, 294, 373 और 337 सॉरी। तो ये सारे आपने पढ़ लेने हैं। ठीक है, इनके सिर्फ ये आपने सेक्शंस ही पढ़ने हैं, इनको खोल खोल के नहीं पढ़ना, इतना टाइम नहीं होता। ठीक है जी। ऑफेंसेस अंडर म्यूनिसिपल एक्ट्स एंड कंजर्वेंसी क्लासेस ऑफ पुलिस एक्ट्स वेयर पनिशमेंट इज़ ओनली फाइन। ऐसे ऑफेंसेस जो म्यूनिसिपल एक्ट के तहत आते हैं या कंजर्वेंसी क्लास ऑफ पुलिस एक्ट के अंदर आते हैं, जहाँ पे पनिशमेंट ओनली फाइन हो और इम्प्रिजमेंट फॉर आ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, या फिर अगर आपको कैद भी होती है तो 1 महीने से ज़्यादा ना हो, विद और विदाउट फाइन या इसके समेत हो। अबेटमेंट इनकरेजिंग हेल्प ऑफ एनी ऑफ द अबव ऑफेंसेस, अगर आप किसी भी ऊपर दिए गए ऑफेंस में किसी की मदद करते हैं तो फिर भी समरी ट्रायल हो सकता है, ये हमने पहले पढ़ लिए भी है। उसके बाद है अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द अबव ऑफेंसेस इफ सच अटेम्प्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस। ठीक है जी, ये भी हमने पढ़ा है कि अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो फिर भी। उसके बाद है जी 262, प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड इन द चैप्टर 20 एप्लीकेबल। ट्रायल अंडर चैप्टर 22 मस्ट फॉलो द प्रोसीजर इन चैप्टर 20 एक्सेप्ट वेयर द अदरवाइज प्रोवाइडेड। उसके बाद है इन समरी ट्रायल्स नो इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 3 months कैन बी इम्पोज्ड। ये जो समरी ट्रायल है इसके नतीजे में आप किसी को 3 महीने से ज़्यादा कैद की सज़ा नहीं दे सकते, ये आपने याद रखना। उसके बाद है जी 263, रिकॉर्ड इन केसेस वेयर देयर इज़ नो अपील। इन अ केस इफ़ अ केस डज नॉट अलो फॉर अपील, अगर किसी केस में आप अपील नहीं कर सकते, अलाउ ही नहीं किया गया आपको, द मैजिस्ट्रेट और द बेंच डज नॉट नीड टू रिकॉर्ड फुल विटनेस एविडेंस और फ्रेम आ फॉर्मल चार्ज। तो फिर आपको जो मैजिस्ट्रेट है उसको नहीं ज़रूरत कि वो सारे विटनेसेस का रिकॉर्ड रखे और फॉर्मल जो है वो चार्ज लगाए, उसके ऊपर इल्ज़ाम का जो हिसाब किताब है वो करे। इंस्टेड दे मस्ट एंटर द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एज डायरेक्टेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसके बाद वो ये करेंगे कि सिर्फ जो गवर्नमेंट बताएगी उस हिसाब से वो उनका रिकॉर्ड जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। इसमें क्या है, सीरियल नंबर ऑफ द केस, सीरियल नंबर ऑफ द केस लिख दिया जाएगा, डेट ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस की डेट, डेट ऑफ द रिपोर्ट और कंप्लेंट, कंप्लेंट की और रिपोर्ट की डेट। उसके बाद नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, जिसने अगर कोई है कंप्लेन करने वाला उसका नाम होगा। उसके बाद नेम, परसेंटेज, रेजिडेंस ऑफ द अक्यूज्ड। उसके बाद पेरेंटेज के नाम, और उसके बाद उसके वालिदैन का कोई नाम शाम है वो, रेजिडेंस, उसका एड्रेस और
और अक्यूज्ड का, ये सारी चीज़ें होंगी। ऑफेंसेस कंप्लेंड ऑफ एन ऑफेंस प्रूव्ड, ऑफेंसेस कंप्लेंड ऑफ एंड offense proved if different and if applicable clause D E F of the section 260 the value of the property involved। ठीक है जी। उसके बाद जो offences हैं क्लेम किए गए हैं और offences proved हुए हैं वो उनको उनके खिलाफ एप्लीकेशन हो सकती। उसके बाद चलते हैं plea of accused and his examination if any, के accused जो है उसकी plea, उसकी जो है वो प्ली जो है उसका मानना या फिर उसका एग्जामिनेशन, ये सारा कुछ किया जा सकता है। फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट व्हेन ब्रीफ रीज़न इन केस ऑफ कन्विक्शन, तो उसमें आपने ये भी लिखना है कि आपने क्या फाइंडिंग की है, उसकी रीज़न, ये सारी चीज़ें कन्विक्शन की सूरत में। उसके बाद सेंटेंस और फाइनल आर्डर, आपने उसके अंदर एक जो सज़ा दी है या फाइनल आर्डर आपका जो है वो भी लिखना है। डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, और प्रोसीडिंग जिस डेट को ख़त्म हुई है वो आपने डेट लिख देनी है। उसके बाद चलते हैं 264 रिकॉर्ड इन अपीलेबल केसेस। इन एवरी केस ट्राइड सुमेरली क्विक ट्रायल बाय अ मैजिस्ट्रेट और बेंच वेयर एन अपील इज़ पॉसिबल द मैजिस्ट्रेट और बेंच मस्ट, यहाँ पे अपील पॉसिबल होगी, फिर क्या होगा, सुमरी केसेस के अंदर भी अपील किसी किसी केस के अंदर पॉसिबल होती है। द रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस, समरी ऑफ व्हाट विटनेसेस एंड पार्टीज सेड, रिकॉर्ड उसका रख लिया जाएगा। ठीक है, समरी के जो विटनेसेस, जो गवाहों ने और पार्टीज़ ने कहा, सारा कुछ ये रिकॉर्ड रखा जाएगा। रिकॉर्ड ऑल पार्टिकुलर्स मेंशन्ड इन सेक्शन 263, सारे पार्टिकल्स जो हमने ये अभी पहले पढ़े हैं सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड की जाएंगी। एडिशनली बिफोर पासिंग एनी सेंटेंस द मैजिस्ट्रेट और बेंच मस्ट रिकॉर्ड अ रिटन जजमेंट, तो कोई भी सेंटेंस पास करने से पहले मैजिस्ट्रेट या बेंच एक रिटन जजमेंट देगा एक्सप्लेनिंग द डिसीजन इन केस, और जो डिसीजन उन्हें देना है उसके स्टेटमेंट के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। उसके बाद है जी लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। द रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 263 एंड द जजमेंट्स अंडर सेक्शन 264 मस्ट बी रिटन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो वहाँ पे ऑफिसर सदारत कर रहा था, जो केस सुन रहा था, उसने लिखनी है इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में लिखी जाएगी, और इन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, या फिर जो भी कोर्ट की लैंग्वेज है उसके अंदर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद है जी इन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स मदर टंग इफ़ द सुपीरियर कोर्ट सो डायरेक्ट्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की मदर टंग के अंदर भी लिखा जा सकता है अगर सुपीरियर कोर्ट जो है वो उसको डायरेक्ट करे, कहे कि ऐसा आपने मदर लैंग्वेज के अंदर लिखना है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ऑथोराइज अ बेंच टू अपॉइंट एन ऑफिसर क्लर्क टू प्रिपेयर द रिकॉर्ड और जजमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो क्लर्क भी प्रोवाइड करेगी उस बेंच को, ताकि वो क्या करे, रिकॉर्ड जो है वो सारा लिख ले क्लर्क। दैट रिकॉर्ड जजमेंट मस्ट बी साइंड बाय ऑल बेंचेस मेंबर्स प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग। ये जो रिकॉर्ड या जजमेंट है ये साइन, जितने भी उस बेंच के अंदर मैजिस्ट्रेट थे सब ने उसके ऊपर साइन करना है, और जो सारी प्रीसीडिंग के अंदर शामिल थे उन सब के साइन होने हैं। ठीक है जी। द रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ बेंच साइंड अकॉर्डिंगली विल बी प्रॉपर रिकॉर्ड, ये प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। इफ़ बेंच मेंबर डिसएग्री एंड डिसेंटिंग मेंबर में राइट अ सेपरेट जजमेंट, अगर कोई मेंबर किसी जजमेंट पे एग्री नहीं है तो वो अपनी अलग जो है वो स्टांस भी लिख सकता है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर 22A ट्रायल्स बिफोर हाई कोर्ट्स एंड कोर्ट्स ऑफ सेशन। अब हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स ऑफ सेशन के अंदर ट्रायल्स कैसे होंगे। 265A ट्रायल्स बिफोर कोर्ट्स ऑफ सेशन टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। अब ये कोर्ट ऑफ सेशंस कौन सा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेशन कोर्ट जो होता है वो ज़िले लेवल पे होता है, हाई ज़िले लेवल का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। ठीक है। इन एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन विच स्टार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ पुलिस रिपोर्ट, जो भी केस पुलिस रिपोर्ट से स्टार्ट होगा, किसी आम बंदे की कंप्लेन से नहीं बल्कि एक
पब्लिक ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर होता है उसकी रिपोर्ट पे हुआ है। द प्रोसिक्यूशन मस्ट बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और जो प्रोसिक्यूशन होगी, जो केस लड़ा जाएगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक का एडवोकेट होगा, वो लड़ेगा। ठीक है जी, नॉट प्राइवेट प्रोसिक्यूटर। उसके लिए वो पुलिस वाला जो है वो प्राइवेट वकील या वो नहीं ढूंढेगा, बल्कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हुकूमत का प्रोसिक्यूटर है, वकील है, वो इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। उसके बाद प्रोसीजर इन केसेस ट्रायबल बाय हाई कोर्ट्स एंड कोर्ट्स ऑफ सेशन। द हाई कोर्ट्स, हमें पता है कि हर सूबे का, हर प्रोविंस का जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है, और हर प्रोविंस के अंदर एक एक हाई कोर्ट है, और इस्लामाबाद के अंदर भी हाई कोर्ट है। पाकिस्तान के अंदर टोटल 5 हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ सेशन शैल फॉलो द प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर फॉर ट्रायल्स ऑफ केसेस दैट कैन बी ट्राइड बाई देम। जो प्रोसीजर बताया गया है वो फॉलो करेंगे। कोर्ट ऑफ सेशन का हमें पता है कि ये कौन से होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे बड़े होते हैं, और जो प्रोविंशियल लेवल्स पे सबसे बड़े होते हैं वो हाई कोर्ट होते हैं। सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड। तो पहला काम तो ये है कि कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी ट्रायल शुरू होता है तो कॉपी पहुंचा दी जाती है अक्यूज़ को। Copies of the following document must be given free of cost to the accused at least 7 days before the trial starts। वही बात है, ठीक है। FIR की कापी देनी है आपने, पुलिस रिपोर्ट की कापी देनी है जो पुलिस ने तैयार की है, स्टेटमेंट ऑफ ऑल विटनेसेस रिकॉर्डेड, ये हमने पढ़ा था कि तमाम विटनेसेस की स्टेटमेंट्स जो रिकॉर्ड की गई हैं उनकी कॉपीज़ भी आपने दे देनी है। उसके बाद इंस्पेक्शन नोट, कोई इंस्पेक्शन नोट है रिकॉर्डेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट टू द प्लेस ऑफ अक्रेंस, जो उसने जाकर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की है, कोई नोट तैयार किया है तो वो भी उसको दे दिया जाएगा। एंड एनी नोट रिगार्डिंग रिकवरीज मेड इफ़ एप्लीकेबल, या कोई भी रिकवरीज के रिलेटेड नोट होगा वो सारी कॉपीज़ अक्यूज्ड को ट्रायल शुरू होने से 7 दिन पहले प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब इसमें एक कंडीशन आ गई है, if any part of the statement recorded under section 60 or 161 or section 164 contains information whose disclosure would be harmful to the public interest, that part shall be excluded from the copy given to the accused। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात जो है वो बेटर नहीं होगी तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उन कॉपीज़ के अंदर से जो accused को दी जानी है। इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ रिटन कंप्लेंट, अगर केसेस रिटन कंप्लेंट पे आते हैं, ड्यूटीज़ ऑफ द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट की क्या ड्यूटीज़ होंगी, ठीक है, जो कंप्लेन करता है उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी तो होनी चाहिए, वो क्या करेगा। स्टेट द सबस्टांस ऑफ अक्यूजिशन, जो उसने इल्ज़ाम लगाया है उसका स्टांस जो है वो लिखेगा। उस कंप्लेन के अंदर नेम्स ऑफ विटनेसेस एंड गेस्ट ऑफ एविडेंस लाइकली टू बी एड्यूस्ड एट द ट्रायल, ठीक है जी। उसके बाद उस एविडेंस लिखेगा, उसके बाद जो भी समरी है, सारे जो विटनेसेस के स्टेटमेंट्स है ये सारी लिख के देगा। विद इन 3 days ऑफ द कोर्ट्स आर्डर, कोर्ट्स के 3 दिन के आर्डर के अंदर 3 दिन के अंदर उसने ये सारा काम करना है। अंडर सेक्शन 205 फॉर इशूइंग प्रोसेस टू बी अक्यूज्ड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद फाइल इन द कोर्ट कॉपीज ऑफ द कंप्लेंट एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद इट, ठीक है जी। उसके बाद ये कोर्ट के अंदर कॉपीज़ जो है वो देगा और कंप्लेंट की कॉपी देगा, और कोई भी और अदर डॉक्यूमेंट अगर चाहिए होगा तो वो भी। सप्लाई दिस कॉपीज़ टू द अक्यूज, नंबर ऑफ कॉपीज़, नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अक्यूज, जितने अक्यूज होंगे उतनी कॉपीज़ उसने कोर्ट को सप्लाई करनी है। डॉक्यूमेंट्स टू बी सप्लाई टू द अक्यूज, अब ये अक्यूज को डॉक्यूमेंट्स जो है वो देगा। कॉपीज़ ऑफ द कंप्लेंट, अब ये डॉक्यूमेंट अक्यूज़ को देने कौन कौन से, कॉपीज़ ऑफ द कंप्लेंट एंड एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद इट, कोई भी डॉक्यूमेंट उसके साथ है, कंप्लेन की कॉपी होगी, अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 200, विटनेसेस की स्टेटमेंट और सेक्शन 202 मस्ट बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द अक्यूज्ड एट लीस्ट 7 days बिफोर द ट्रायल बिगिनस। ये सारी बातें वही हैं जो हमें पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद 265D की अगर हम बात करें, व्हेन चार्ज टू बी फ्रेम्ड, कि ये जो फ़र्द जुर्म है वो कब लगाई जाएगी। आफ्टर रीडिंग द पुलिस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, और कंप्लेन को एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द प्रोसिक्यूशन,
इफ़ द कोर्ट बिलीव्स देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट ग्राउंड टू प्रोसीड, अगर कोर्ट ये समझता है कि अब इस केस को आगे बढ़ाया जाए, इट मस्ट फ्रेम अ रिटन चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज, ये अक्यूज के ऊपर क्या है फर्द जुर्म लगाएगा और फिर इस तरह ये केस आगे बढ़ेगा। उसके बाद बात करते हैं प्ली की। स्टेटमेंट मेड बाय द अक्यूज्ड इन कोर्ट एक्सेप्टिंग आर रिजेक्टेड। अब ये प्ली क्या होती है? प्ली वो स्टेटमेंट होती है जो जिस पे इल्ज़ाम लगा होता है, जो वो बंदा अक्यूज जो है वो कोर्ट के सामने अपनी स्टेटमेंट देता है, या फिर वो उस इल्ज़ाम को मानने की स्टेटमेंट या उस इल्ज़ाम को रिजेक्ट करने की स्टेटमेंट, उसको क्या कहते हैं जी? प्ली कहते हैं। द चार्ज मस्ट बी रेड एंड एक्सप्लेन क्लियरली टू द अक्यूज्ड, अक्यूज के सामने जो उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई है वो उसको पढ़ के सुनाई जाएगी। द अक्यूज्ड विल देन बी आस्क्ड वेदर ही एडमिट गिल्ट और हैव एनी डिफेंस टू प्रेजेंट। अब उससे पूछा जाएगा कि क्या वो इस गिल्ट को मानता है, ये जो उसने जुर्म किया उसको मानता है, या उसके पास कोई डिफेंस है कि वो अपना डिफेंस कर सके, कोई उसके पास बात है तो वो कर सकता है। इफ़ द अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी, अगर वो मान लेता है अपने जुर्म को, द प्ली इज़ रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट, कोर्ट उसको रिकॉर्ड कर लेगी। द कोर्ट मे एट इट्स डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम विदाउट फर्दर ट्रायल, अब उसको आगे ट्रायल करने की प्रोसेस को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे उसका क्या कर दिया जाएगा? उसको मुजरिम करार दे दिया जाएगा। उसके बाद 265F है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। इफ़ द अक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी, अगर वो अपना जुर्म नहीं मानता, और इफ़ द कोर्ट डिसाइड नॉट टू कन्विक्ट सोलेली ऑन द प्ली, और अगर कोर्ट ये डिसाइड करता है कि अब उस बंदे को सिर्फ प्ली की बुनियाद पे क्या है उसको हमने मुजरिम करार नहीं देना, इट मस्ट हेयर द कंप्लेनेंट, वो कंप्लेनेंट की बात को सुनेगा इफ एनी, ठीक है। टेक ऑल एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन इन सपोर्ट ऑफ इट्स केस, उसके बाद जो भी प्रोसिक्यूशन के दौरान एविडेंस चाहिए होंगे उस केस के लिए वो लेगा। उसके बाद इसमें एक एक्सेप्शन है, द कोर्ट डज नॉट हैव टू हेयर अ कंप्लेनेंट इफ़ द कंप्लेंट वाज मेड बाय अनदर कोर्ट, अगर किसी कोर्ट ने बनाई थी तो फिर तो कंप्लेनेंट तो है ही नहीं, कोर्ट खुद कंप्लेनेंट है, तो फिर उसकी बात तो वैसे ही सुनने की ज़रूरत नहीं है। द कोर्ट विल आस्क द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कंप्लेनेंट टू प्रोवाइड नेम्स ऑफ एनी पीपल हु मे नो द फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर कोर्ट क्या करेगा? अगर कोर्ट ने ही केस स्टार्ट किया है, कंप्लेनेंट कोर्ट है, तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पब्लिक वकील होता है वो प्रोवाइड करेगा अगर कोई नाम चाहिए या कोई फैक्ट्स चाहिए, ठीक है। कैन गिव एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, कोई भी सबूत प्रोसिक्यूशन के लिए चाहिए तो वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद है जी कोर्ट देन विल समन दोज पीपल टू अपेयर एज विटनेसेस, और जिन पे के नाम जो है वो प्रोसिक्यूटर साहब ने बताए हैं एविडेंस के तौर पे, फिर उनको कोर्ट समन भेजेगा ताकि वो आए और अपनी गवाही दें। द कोर्ट में रिफ्यूज़ टू समन एनी विटनेस, अब कोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है कि वो किसी विटनेस को, गवाह को नहीं बुलाएगा इफ़ इट बिलीव्स दैट द विटनेस इज़ बीइंग कॉल्ड ओनली टू काज ट्रबल, अगर कोर्ट ये समझता है कि कोई जो ये अप्लाई कर रहे हैं कि हमें फ़लाँ विटनेस बुलाना है, तो अगर कोर्ट ये समझता है कि ये जस्ट टाइम ज़ाया करने के लिए, ये ट्रबल है, फजूल काम के लिए बुला रहे हैं, तो कोर्ट उसको रिजेक्ट भी कर देता है, ठीक है। डिले द ट्रायल और ऑब्स्ट्रक्ट जस्टिस, या फिर कोई बंदा ट्रायल को डिले करने कोशिश करने के लिए कहता है कि मुझे एक जो है वो गवाह पेश करने की दे, आप मोहलत दे, तो फिर इस तरीके से वो क्या कर सकता है? रिजेक्ट भी कर सकता है। इफ़ दिस हैपन्स द कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड इन राइटिंग द रीज़न ऑफ रिफ्यूजिंग, कोर्ट ने जो है वो बाकायदा लिख के उसकी जो रीज़न है रिजेक्ट करने की वो लिख के पेश करनी है, उसको रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है जी। अपॉन कंक्लूडिंग द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, विटनेसेस की एग्जामिनेशन करने के बाद एंड एनी एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड, द कोर्ट शैल आस्क द अक्यूज्ड वेदर दे इंटेंड टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस इन देयर डिफेंस, ये सारी एग्जामिनेशनें करने के बाद, हर चीज़ विटनेसेस की सुनने के बाद, फिर एंड पे एक दफ़ा और जो है वो जो अक्यूज़ड है उसको कहा जाता है कि अब भी आपने कोई डिफेंस और पेश करना है तो बताओ। इफ़ द अक्यूज्ड प्रोवाइड्स एनी रिटन स्टेटमेंट, वो कोई रिटन स्टेटमेंट देता है, द कोर्ट शैल फाइल इट विद द
ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द केस, वो उसके ऑफिशियल रिकॉर्ड के साथ लगा देगा। इफ़ द अक्यूज्ड आर एनी वन ऑफ द सेवरल अक्यूज्ड से दे वांट टू प्रेजेंट एविडेंस, अगर अक्यूज या कोई अक्यूज में से एक बंदा जो है वो कहता है कि वो एविडेंस पेश करना चाहता है, कोई सबूत और रह गया तो पेश करना चाहता है, द कोर्ट विल कॉल ऑन द अक्यूज टू एंटर देयर डिफेंस एंड प्रोड्यूस एविडेंस। कोर्ट जो है वो उसको कहेगा कि ठीक है आप अपना जो एविडेंस है वो पेश करो और जो है वो अपना डिफेंस करो। इफ़ द अक्यूज्ड आर एनी अक्यूज्ड पर्सन आफ्टर एंटरिंग डिफेंस अप्लाइज to the court for issuing a process to compel a witness to attend and give evidence। अगर कोई बंदा ये कोर्ट में अप्लाई करता है कि आप जो है वो किसी गवाह को मजबूर करें कि वो आके यहाँ पे विटनेस दे, आर टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट आर अदर थिंग, या फिर किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने की अपील करता है, द कोर्ट शैल इशू सच प्रोसेस, इस प्रोसेस को कोर्ट क्या करेगा, इशू करेगा, अनलेस इट कंसीडर दैट रिक्वेस्ट इज मेड फॉर विक्सेशन डिले आर टू डिफीट द जस्टिस। अगर ये जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो कोर्ट का जो है वो टाइम ज़ाया नहीं कर रहा और उसको जस्टिस को जो है वो ख़राब नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या करेगा, कोर्ट उसकी इजाज़त देगा, उस विटनेस को बुलाएगा, उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करेगा एक्विजिशन जो अक्यूज्ड पर्सन है उसके कहने पे। एनी सच ग्राउंड फॉर द रिफ्यूज़ल मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग बाय द कोर्ट। अगर कोई रिफ्यूज़ल होती है, कोर्ट अगर किसी चीज़ को लाने पे मना कर देता है तो वो उसको लिख के बाकायदा जो है वो रिटर्न उस जो है वो उसका रिफ्यूज़ल होगा। उसके बाद 265G की बात करें, समनिंग अप बाय द प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस। अच्छा, ये समिंग अप को भी कभी कभी समनिंग अप लिख दिया जाता है कि अब जो है वो फाइनल स्टेज के अंदर चला गया, सम अप करना एक बात को। When the accused does not present evidence in their defense, अब accused जो है उसने सारे एविडेंस कर लिए हैं, सारा कुछ कर लिया है, ठीक है, अब वो कोई ख़ास जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सका, और इफ़ one of the several accused does not, at the end of the prosecution case and after examination of the accused, if any, the court shall call upon the prosecutor to sum up their case। अब ये सारा प्रोसेस सुनने के बाद प्रोसिक्यूटर जो होगा, जो वकील है, उसको कहा जाएगा कि आप अपना केस जो है वो सम अप करें, उसको अख्ताम पर पहुंचाएं। देन अलाउ द अक्यूज टू मेक अ रिप्लाई, फिर अक्यूज को दोबारा कहा जाता है कि आपने कोई रिप्लाई देना है तो आप दे सकते हैं। व्हेन द अक्यूज्ड प्रेजेंट्स द एविडेंस इन देयर डिफेंस, अगर अक्यूज अपने डिफेंस में कोई एविडेंस पेश कर देता है, और वन ऑफ द सेवरल अक्यूज, या फिर कोई भी एक ज़्यादा सारे अक्यूज़ों में से कोई एक बंदा भी एविडेंस अगर पेश करता है, एट द एंड ऑफ द डिफेंस केस द कोर्ट शैल कॉल अपॉन द अक्यूज्ड टू सम अप देयर केस। उसके बाद वो कोर्ट जो है वो अक्यूज्ड पर्सन को कहेगा कि आप इस केस को जो है वो सम अप करो, उसको ख़त्म करो। देन अलाउ द प्रोसिक्यूटर टू मेक अ रिप्लाई, फिर प्रोसिक्यूटर को अलाउ किया जाता है कि वो अब अपना रिप्लाई दे। तो ये सारा प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद है जी 265H इक्विटल आर कन्विक्शन। ये सारी जो हियरिंग हो गई है, ये सुन ली है कोर्ट ने, अब उस कोर्ट ने या फिर उसको रिहा कर देना है या फिर उसको कसूरवार ठहरा देना है, ठीक है। अब भी क्या हो रहा है, इफ़ एनी केस अंडर दिस चैप्टर वेयर अ चार्ज हैज़ बीन फ्रेम्ड द कोर्ट फाइंड्स द अक्यूज्ड नॉट गिल्टी। अगर वो अक्यूज्ड को जो कोर्ट है वो सारी बातें सुनने के बाद ये समझता है कि ये जो जिस पे इल्ज़ाम लगा है ये गुनाहगार नहीं है, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड एन आर्डर ऑफ इक्विटल। फिर वो कोर्ट क्या करेगा, उसकी बेगुनाही के जो आर्डर्स हैं वो जारी कर देगा, ठीक है जी, बेगुनाह करार दिया जाएगा। अगर कोर्ट फाइंड्स द अक्यूज्ड गिल्टी, अगर कोर्ट जो है वो उस अक्यूज्ड को, उस मुजरिम को ये अंदाज़ा लगाती है, उस सारे डिसीजन ये लेती है कि इसने जुर्म किया है, कोर्ट शैल पास अ सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू द लॉ। फिर कोर्ट उस पे क्या है कि सज़ा जो है वो उसके ऊपर लगाएगी लॉ के मुताबिक, जो भी जिस किस्म का उसने जो है वो जुर्म किया होगा। सब्जेक्ट टू द सेक्शन 265I द प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। व्हेन
एन अक्यूज डिस्चार्ज, जब एक अक्यूज के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है अंडर सेक्शन 221 सब सेक्शन 7 बिकॉज ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन, कोई उसकी प्रीवियस कन्विक्शन थी, मतलब पहले उसने कोई उसके ऊपर जो है वो गुनाह साबित हो गया था। द कोर्ट आफ्टर फाइंडिंग द अक्यूज्ड गिल्टी एंड रिकॉर्डिंग द कन्विक्शन मस्ट रिकॉर्ड द प्ली ऑफ द अक्यूज्ड रिगार्डिंग द पार्ट ऑफ द चार्ज। ठीक है जी, फिर वो क्या करेगा, उसकी प्ली और उसका रिकॉर्ड सारा कुछ कर लेगा। उसके बाद इफ़ द अक्यूज्ड एडमिट्स द प्रीवियस कन्विक्शन एज स्टेटेड इन द चार्ज, अगर अक्यूज मान जाता है कि जो प्रीवियस कन्विक्शन उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो कसूरवार ठहरा है, उसको स्टेटेड इन द चार्ज, उस मुकदमे के अंदर जो स्टेट की गई थी, द कोर्ट में प्रोसीड टू पास सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ, फिर कोर्ट जो है वो क्या करेगा, लॉ के मुताबिक क्या करेगा, उसको सज़ा देगा। इफ़ द अक्यूज डिनाइज द प्रीवियस कन्विक्शन एज स्टेटेड इन द चार्ज, अगर अक्यूज़ क्या करता है, रेफ्यूज़ कर देता है, डिनाई कर देता है जो उसके ऊपर पहले इल्ज़ाम लगा हुआ था, तो फिर क्या होगा, द कोर्ट शैल टेक एविडेंस ऑन द मैटर ऑफ द एलिज्ड कन्विक्शन, फिर क्या होगा कि कोर्ट उसके एविडेंस इकट्ठे करेगा, उसके बाद फैसला सुनाएगा। उसके बाद 265J है जी, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 एडमिसेबल। अ स्टेटमेंट मेड बाय अ विटनेस, जो विटनेस ने कोई स्टेटमेंट दी है एंड रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 मे एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बी एडमिटेड एज एविडेंस इन द केस, उसको एविडेंस के अंदर दाखिल कर लिया जाएगा। इफ़ इट वाज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, अगर वो अक्यूज की मौजूदगी के अंदर स्टेटमेंट दी गई है, द अक्यूज्ड हैड नोटिस ऑफ द स्टेटमेंट, और अक्यूज ने उस स्टेटमेंट को नोटिस कर लिया है, देख लिया है कि ये जो विटनेस गवाही मेरे खिलाफ आई है, एंड द अक्यूज्ड वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, और उसके बाद उस अक्यूज ने उस जो गवाह है उसको क्रॉस एग्जामिन कर लिया है। इट इज़ सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कानून शहादत 1984। ठीक है, कानून शहादत जो है 1984 उसकी प्रोविजंस, उसके लॉ के मुताबिक ये सारा जो विटनेस का जो गवाही का कानून है वो होगा। द कोर्ट हैज़ डिस्क्रिशन टू एडमिट सच अ स्टेटमेंट इफ़ द विटनेस इज़ प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड। अब ये कोर्ट के पास जो है वो पावर है कि वो ऐसी स्टेटमेंट को मान ले अगर विटनेस प्रोड्यूस्ड है और उसको एग्जामिन कर लिया गया। ठीक है जी, उसकी स्टेटमेंट जो है वो उसको एडमिट कर लेगा केस के अंदर। उसके बाद है जी के 265 के पावर ऑफ कोर्ट टू एक्विट अक्यूज्ड एट एनी स्टेज। नथिंग इन दिस चैप्टर शैल प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम acquiring the accused at any stage of the case if after hearing both the prosecutor and accused and for reasons recording in writing the court consider there is no likelihood of conviction। तो क्या कर सकता है, कोर्ट के पास ये पावर्स हैं कि वो किसी भी वक्त अक्यूज्ड को किसी भी स्टेज के ऊपर क्या कर सकता है, बेगुनाह करार दे सकता है अगर वो ये समझता है कि ये केस चलाना फजूल है और आगे इसका नतीजा कन्विक्शन ही निकलेगा, तो वो इसको पहले ही आर्डर दे सकता है टाइम बचाने के लिए। पावर ऑफ एडवोकेट जनरल टू स्टे प्रोसिक्यूशन। ये जो एडवोकेट जनरल होता है ये जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एडवोकेट होता है। ठीक है, इसके पास ये पावर होती है कि ये किसी भी प्रोसिक्यूशन को, मुकदमे को रोक सकता है। एट एनी स्टेज ऑफ द ट्रायल बिफोर अ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जो भी ट्रायल चल रहा है, बिफोर सेंटेंस इज पास द एडवोकेट जनरल में इफ़ ही थिंक्स फिट इन्फॉर्म द कोर्ट और ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये कोर्ट को कहेगा दैट ही विल नॉट प्रोसीड विद द प्रोसिक्यूशन ऑफ द अक्यूज्ड। फिर वो क्या कहता है कि ये जो अक्यूज्ड है इसकी प्रोसिक्यूशन के साथ वो नहीं चलना चाहता। अपॉन सच नोटिस ऑल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द अक्यूज शैल बी स्टेड, सारी जो हैं प्रोसीडिंग्स अक्यूज्ड के खिलाफ हो रही हैं उनको रोक दिया जाएगा। एंड द अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, और अक्यूज को जो है वो छोड़ दिया जाएगा। नोट, दिस डिस्चार्ज डज नॉट मीन इक्विटल। इस डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा जो है वो बेगुनाह करार दे दिया गया। ठीक है,
अनलेस द प्रिसाइडिंग जज डायरेक्ट्स अदरवाइज, अगर प्रिसाइडिंग जज कह देता है कि ये इक्विटल है तो फिर तो इक्विटल है, लेकिन अदरवाइज वो इक्विटल नहीं होगा। उसके बाद है जी M 265M टाइम ऑफ होल्डिंग सिटिंग्स। ये जो मीटिंग्स होनी है, सिटिंग्स होनी है, ये कब होंगी? फॉर एक्सरसाइजिंग इट्स ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट विल होल्ड सिटिंग्स। ये अपनी बैठकें करेगा ऑन सच डेज एंड एट सच इंटरवल्स एज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट जब भी कहेगा उस दिन को, उस टाइम पे, उस जगह पे क्या होंगी जी, ये इनकी बैठक होगी, वहाँ पे ये जो सारा है प्रोसेस होगा। उसके बाद है 265N प्लेस ऑफ होल्डिंग सिटिंग्स। द हाई कोर्ट शैल होल्ड इट्स सिटिंग्स। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि जो M है वो टाइम के बारे में है और जो N है वो प्लेस के बारे में है। हाई कोर्ट शैल होल्ड इट्स सिटिंग्स एट द प्लेस वेयर इट हेल्ड सिटिंग्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972। ठीक है जी, हाई कोर्ट अपनी सिटिंग कर सकता है जहाँ पे वो करता था ये जो लैंड रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के आने से पहले। आर एट सच अदर प्लेस एज प्रेस डायरेक्टेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहेगी वहाँ पे ये अपनी सिटिंग्स कर सकते हैं। विद कंसेंट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट द हाई कोर्ट में, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इजाज़त लेने के बाद हाई कोर्ट जो है होल्ड सिटिंग एट अदर प्लेसेस विद इन इट्स एपलेट जुरिस्डिक्शन एज अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। अब वो क्या कर सकता है, किसी भी और जगह पर क्या कर सकता है, सिटिंग कर सकता है। इट्स एपलेट जुरिस्डिक्शन, ये इसकी जुरिस्डिक्शन होगी एज अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट ने इसको दी होंगी। मतलब है जो अपील के केसेस सुनते हैं ना, उसको एपलेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं, मतलब एपलेट अपील के केसेस सुनने। एन ऑफिसर डायरेक्टेड बाय द चीफ जस्टिस शैल, ये जो ऑफिसर चीफ जस्टिस जिसको डायरेक्ट करेगा वो गिव प्रायर नोटिस टू द ऑफिशियल गैजेट, वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर एक नोटिस देगा ऑफ ऑल सिटिंग्स, तमाम ये जो सिटिंग्स होनी है, जितनी भी बैठकें होनी है उनका, इंटेंडेड फॉर एक्सरसाइजिंग द क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है जी, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो परफॉर्म करने के लिए हाई कोर्ट की। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रायल्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपील्स का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।